नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो है वो जो इसके पहले हम लोग पढ़े थे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और मुद्रा योजना जो पढ़े थे हम लोग, उसके कुछ MCQs हैं वो बच गए थे, तो उसको हम लोग आज करने वाले हैं। और साथ साथ जो RTI का भी एक वीडियो आएगा, RTI 2005 एक्ट से रिलेटेड, उसके भी कुछ MCQs बच गए थे, उसको आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वो जो मुद्रा योजना वाला हम लोग पढ़े थे, जिसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना था, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना था, उसी को इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और एक चीज मैंने बोला था, इसमें 3 चीज पढ़ेंगे हम लोग: मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी योजनाएं लाई गई है, जन धन योजना, ये सारी चीजें, और आर्थिक सर्वेक्षण का कुछ डाटा देखेंगे हम लोग करके, मैंने बोला था इसके पहले वाले वीडियो में। तो आज उसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो पेंडिंग क्वेश्चन बच गए थे। तो देखते हैं। यहां से है आपका जो मुद्रा योजना वाला जो था ना, इसके पहले का वीडियो, उसी के पेंडिंग क्वेश्चन जो बच गए थे वो। तो इसमें सबसे पहले बोला है प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना से संबंधित तथ्य हैं। प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना से संबंधित तथ्य हैं। इसके पहले हम लोग प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में देखे थे, मुद्रा योजना के बारे में देखे थे। तो प्रधानमंत्री जी से रिलेटेड जो जो योजनाएं आई है वो एडीओ के जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसी का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला बोल रहा है प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना से संबंधित तथ्य हैं। तो क्या क्या तथ्य हैं? पहला बोल रहा है जैसे कि नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना है। पहला लाइन क्या बोल रहा है? नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना है करके। दूसरा लाइन, इसमें 3 प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। 3 प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। क्या क्या? पहला प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। पहला क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दूसरा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। कौन सा? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और तीसरा बोल रहा है अटल पेंशन योजना। ये जो प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना है उससे संबंधित 3 और योजनाएं शामिल है। तो कौन कौन सी योजनाएं शामिल है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तो जानते ही होंगे आप लोग, जब आप लोग जन धन का खाता खुलवाए होंगे तो उसमें आप लोगों का 437 समथिंग इतना रुपए हर साल आपका कटता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत। और जब किसी का कोई भी जो बीमा करवाया है उसका आकस्मिक निधन हो जाता है उसका, है ना, दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो भी नॉमिनी होता है उसको 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसके पहले उनको जब 2018 था, सन 2018, उसके पहले 1 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, उसके बाद से 2 लाख रुपए की राशि दी जाने लगी। तो ये सारी चीजों का डिस्कशन हम लोग इसके पहले वाले पार्ट में कर चुके हैं, तो एक बार उसको जरूर देखिएगा। अब तीसरा लाइन बोल रहा है इसके अंतर्गत अटल पेंशन योजना में नागरिकों को 60 वर्ष आयु के बाद पेंशन प्रदान की जाती है। जो अटल पेंशन योजना जो लोग भी खुलवाएंगे तो उन लोगों को पेंशन कब मिलेगा? जब उन लोग की आयु कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष आयु। 60 वर्ष आयु के बाद उन लोग को पेंशन मिला जाएगा करके। तो और फिर चौथा लाइन बोल रहा है इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना से मृत्यु या पूर्ण विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए, क्या बोल रहा है? दुर्घटना से या पूर्ण विकलांगता हो जाए तो कितना लाख रुपए मिलता है? 2 लाख रुपए। और जब वहीं पे आंशिक विकलांगता हो जाए, हाथ पैर टूट जाए पर आदमी जीवित बच जाए, तब 1 लाख रुपए का वित्तीय सहायता मिलता है। ठीक है, तो ये चारों जो कथन बोल रहे हैं उसमें कौन सा सही है? देखिए, नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा किस प्रकार से है, उन लोग की आर्थिक संबलता बढ़ती है ना, और बीमा करवाए रहते हैं तो किसी का निधन हो गया तो उसका जो नॉमिनी है उसको मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो उससे क्या होगा? वो
जो है अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको थोड़ा सुधार लेगा, उतना रुपए देगा, उतना जितना भी रुपए मिलेगा 2 लाख रुपए उससे थोड़ा बहुत कम से कम कुछ रोजगार स्थापित कर लेगा। मान लीजिए किसी कोई महिला है, उसके हस्बैंड का डेथ हो गया है ना दुर्घटना से, तो उस महिला को जैसे 2 लाख रुपए मिल रहे हैं तो वो अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो रोजगार छोटा मोटा तो स्थापित कर लेगी ना, वो अपनी जीविका को चलाने के लिए ठेला वेला जैसे भी जिस प्रकार से भी हो सके। तो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है क्या, इसमें 3 योजनाएं शामिल है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, है ना। और अटल पेंशन योजना में पैसा कब मिलेगा, 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलना चालू होगा, है ना। और दुर्घटना होने का मैंने बताया, जैसे दुर्घटना होने पे मृत्यु हो जाती है या विकलांग हो जाएंगे तो 2 लाख रुपए मिलेंगे, और वहीं पे आंशिक अगर विकलांगता हो जाए, हाथ पैर कट जाए तो 1 लाख रुपए, ठीक है। तो ये चारों बातें बहुत ही सत्य हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, उपरोक्त सभी सही है, डी ऑप्शन बन जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रधानमंत्री जन धन योजना को 10 वर्ष कब पूर्ण हुआ है, 10 वर्ष कब पूर्ण हुआ है। तो मैंने इसके पहले वाले जो लेक्चर था उसमें बताया था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आरंभ हुआ, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आरंभ हुआ। तो अब 10 वर्ष आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए 10 वर्ष कब पूर्ण हुआ। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि 10 वर्ष कब पूर्ण हुआ प्रधानमंत्री जन धन योजना को, ठीक है। इसका ऑप्शन देख लो एक बार, 28 अगस्त 2024, 29 अगस्त 2024, 27 अगस्त 2024 और 26 अगस्त 2024। तो आरंभ का डेट मैंने बता दिया, तो रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। आरंभ का डेट देख लेना, 10 वर्ष करके कैलकुलेट कर लेना और निकाल लेना कि कितना कौन सा आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब यहां से हम लोगों का आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि हम लोग मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री जी से रिलेटेड जितने भी योजनाएं थे, जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, सुरक्षा बीमा योजना हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया, ये सब का क्वेश्चन तो देख लिए हम लोग। अब आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों को 3 चीज समझना होगा। क्या क्या, प्रचलित भाव, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जिसको बोलते हैं हम लोग, और एक अग्रिम अनुमान बाजार। तो देखिए प्रचलित भाव क्या होता है, जो बाजार में जो रेट चल रही होती है प्रचलित भाव, उसको प्रचलित भाव बोलते हैं कि बाजार में कौन सा रेट किन वस्तुओं के लिए, किन सेवाओं के लिए जो रेट चल रहे हैं उसको प्रचलित भाव बोलते हैं। अब हो गया अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य। अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य क्या होता है कि जो बाजार में रेट चल रहे हैं वो इन फ्यूचर कितने रुपए के हो जाएंगे, सेवाओं का मूल्य कितना हो जाएगा आपका, और जो आपका जो वस्तु है उसका मूल्य कितना हो जाएगा। एक अनुमान लगाते हैं कि आज जैसे कि इस चीज का 500 रुपए है तो जो अगले साल कितना रुपए हो जाएगा, एक तरीके से अनुमान लगाते हैं, अग्रिम अनुमान, ठीक है। अब जीडीपी क्या होता है, जीडीपी जो है ना किसी देश की अर्थव्यवस्था को बताता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बताता है। अर्थव्यवस्था को मापने का एक इकाई है जीडीपी। तो जीडीपी में क्या होगा, मान लीजिए जैसे एक साल है ना, एक साल में कोई वस्तु उत्पादित हुआ था, तो वस्तु उत्पादित किए थे, जो अंतिम वस्तु उत्पाद हुआ था और जो अंतिम सेवाएं थी उनके जो मूल्य होते हैं उनको देखा जाता है कि जो अंतिम वस्तु उत्पाद हुआ था, अंतिम मूल्य उत्पाद हुआ था, उनके मूल्य क्या थे, उसके अकॉर्डिंग जीडीपी को पता किया जाता है, सकल घरेलू उत्पाद को पता किया जाता है। प्रचलित भाव में क्या देखे, जो बाजार में रेट चल रही है। अग्रिम अनुमान बाजार में क्या था कि इन फ्यूचर इन वस्तु का रेट कितना बढ़ जाएगा। और जीडीपी क्या है, किसी साल से कैलकुलेट करते हैं कि इस साल में कोई वस्तु जो अंतिम बार उत्पाद हुआ था, कोई सेवाएं जो है अंतिम बार दी गई थी, तो उनका जो था मूल्य वो कितना था, उस पे जीडीपी आपकी आधारित होती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा। वर्ष 2024-25 के प्रचलित भावों में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य में जो इतना लाख रुपए, ये जो डाटा लिखा हुआ है ना, इस देखिए आपके पास बहुत सारे डाटा होंगे याद करने के लिए, तो कितना डाटा याद करोगे। तो यहाँ पे सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है आपका प्रतिशत, ये एक जानने के लिए बस है कि इतना लाख रुपए, बस शुरू का डाटा देख लीजिए, हाँ 56 और 43, इतना लाख रुपए अनुमानित है, जो कि वर्ष 2023-24 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब एक क्वेश्चन को समझिए, जैसे 2024-25 है, इसमें ना क्या किए, अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य तय कर लिए। एक जैसे अभी 2024-25 चल रहा है मान लीजिए, है ना, तो अग्रिम अनुमान बाजार में जैसे अभी कोई वस्तु है ना, उसका रेट 500 रुपए चल रहा है, तो अग्रिम अनुमान बाजार में अनुमान लगा लिए कि इसका रेट कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा करके, है ना, 24-25 में। तो इसी को क्या बोल रहा है कि ये जो अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य था 24-25 का, वो 2023-24 से कितना अधिक है,
मतलब कि ये जो 2023-24 है आपका, उससे 2023-24 है, उससे कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, क्या कितना अधिक है, अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य कितना अधिक है। मान लीजिए जैसे 2023-24 में किसी चीज का, मान लीजिए कोई वस्तु है उसका 100 रुपया था, तो वो लोग नापे होंगे कि 200 रुपया हो जाएगा अग्रिम अनुमान बाजार, है ना। और 2024-25 में जो 100 रुपया का चीज है वो 200 रुपया रहेगा क्या, नहीं, हो तो और बढ़ जाएगा ना, वो कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है कि 2024-25 में जो अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य जो लगाए थे, जो सोचे थे, है ना, वो 2023-24 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। अब क्वेश्चन में जो आंसर है उसको देख लेते हैं कि क्या 11.36% था, या 10.89% था, या 14% था, या 12.76% था। तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.89, 10.89% था। जो 2023-24 था उसका जो अग्रिम अनुमान बाजार जो मूल्य था वो 2024-25 से 2024-25 में कितना अधिक हो गया, 10.89% अधिक हो गया। प्रतिशत महत्व है यहाँ पे। ये डाटा को याद करने के पीछे मत भागिएगा कि इस लाख रुपए को रट लूं, कितना सारा लाख रटोगे आप लोग। आर्थिक सर्वेक्षण के डाटा रटने हैं आप लोगों को, ग्रामीण विकास वाले में जो योजनाएं हैं उसमें फंड जारी करते हैं गवर्नमेंट लोग, वो डाटा रटना है आप लोग को, है ना। इसमें सिर्फ परसेंट को याद करिएगा कि 2023-24 से कितना प्रतिशत अधिक है हमारा अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य, 10.89% अधिक है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 11वां, वर्ष 2024-25 के स्थिर भाव। अब क्या बोल रहा है, स्थिर भाव। स्थिर भाव देखिए, इसके पहले क्वेश्चन में प्रचलित भाव देखे थे, तो प्रचलित भाव में क्या था कि बाजार में जो रेट चल रहे हैं, है ना, प्रचलित हैं, उसको प्रचलित भाव बोलते हैं। अब स्थिर भाव, बाजार में रेट क्या हो गए, एक तरीके से स्थिर हो गए, जो रेट है वो स्थिर हो गए, वो स्थिर भाव। 2011-12 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी, ठीक है, कि अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य इतना लाख रुपए। इसका भी डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस शुरू का देख लीजिए, 32 और 31, ठीक है, 32 और 31 लाख रुपए अनुमानित है, जो कि वर्ष 2023-24 से कितना प्रतिशत अधिक है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये, कंपेयर करके ही पूछेगा। 23-24 का डाटा 24-25 से याद कर लीजिएगा इनको। अब फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि 2023-24 से आपका जो 2024-25 है वो अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य किसमें, स्थिर भाव में। इसके पहले के क्वेश्चन में क्या था, प्रचलित भाव में, है ना, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है ना, कितना प्रतिशत अधिक है अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य है वो कितना प्रतिशत अधिक है, स्थिर भाव से पूछ रहा है। इसके पहले प्रचलित भाव का क्वेश्चन था, है ना। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है जैसे 7.51%, बी दिया है 11.09%, 8.51%, उसके बाद 12.76%, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 7.51%, 7.51%। इसको याद करने का तरीका देखिए, इसके पहले वाला का क्या था हम लोगों का, प्रचलित भाव में 2023-24 से 2024-25 का जो अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य है वो कितना है, तो 10.89 था। याद कीजिए, मेरे साथ साथ याद कीजिए, है ना। 10.89% किसका था, अग्रिम अनुमान बाजार का मूल्य, किससे, प्रचलित भाव से। प्रचलित भाव से क्या चीज का, अग्रिम अनुमान बाजार का, है ना। और कौन सा सन लिए थे, 2023-24 से 24-25 पे, है ना। अब ये स्थिर भाव का पूछ रहा है, 2023-24 से 2024-25 का अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य कितना था, तो ये भी डाटा रट लो, 7.51, और इसके पहले का जो प्रचलित भाव पे था वो कितना था, 10.89। एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए ये चीज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्य के क्षेत्रवार वृद्धि 2024-25 के स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि। अब देखिए, राज्य में जैसे कृषि है ना, राज्य का एक क्षेत्र है, उसमें वृद्धि वर्ष, राज्य के क्षेत्र में हर साल जो वृद्धि होती है कृषि क्षेत्र में स्थिर भाव पर, कौन से भाव पर, स्थिर भाव पर। तो 2011-12 के स्थिर भाव लिया हुआ है, इसके पहले वाले डाटा में भी स्थिर भाव में 2011-12 लिया था, ठीक है। तो अब वर्ष 2024-25 में प्रतिशत वृद्धि पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए ध्यान से एक बार और क्वेश्चन को समझिए। ये बोल रहा है राज्य के जो क्षेत्र है उसमें कृषि क्षेत्र है, राज्य में हमारे जो कृषि क्षेत्र है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है स्थिर भाव से। स्थिर भाव कौन सा, 2011-12 के परिप्रेक्ष्य में 2024-25 में, ठीक है।
तो अब इसका जो राइट आंसर होगा उसको क्या लेना चाहिए, जैसे दिया हुआ है 8.54%, 6.92%, 5.38% और अगला दिया हुआ है 12.76%, है ना। तो हमारे कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 2024-25 में स्थिर भाव से? आपका हुआ है इसमें 5.38% का। कृषि क्षेत्र में 2023-24 में स्थिर भाव पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.38%। कृषि क्षेत्र में कितने की वृद्धि हुई है स्थिर भाव पर 2024-25 में? 5.38। मैं जैसा जैसा बोल रही हूँ वैसे ही रटने की कोशिश कीजिएगा, बाद में फिर पता नहीं रिवीजन करने का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब ये जो क्वेश्चन है वो प्रति व्यक्ति आय से रिलेटेड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 के, ये पूरे आर्थिक सर्वेक्षण का पढ़ रहे हैं ना हम लोग डाटा। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमान अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए अनुमानित है? मतलब 2024-25 के अग्रिम अनुमान। अब देखिए इसमें भी अग्रिम अनुमान लगा लिए कि प्रति व्यक्ति आय कितना जाएगा इन फ्यूचर, प्रति व्यक्ति आय कितना रुपए जाएगा उसको अनुमानित किए हैं। तो कितना अनुमानित किए हैं तो देखते हैं इसका ऑप्शन हम लोग। पहला दिया हुआ है 2,01,62, है ना, 1,52,870, 1,62,870, 1,72,870, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1,62,870। जो 2024-25 है उसमें एक अग्रिम अनुमान लगाए हैं इन फ्यूचर प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा करके। तो कितना हो जाएगा 1,62,870। और जो एक और क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, देखिए ये जो 2 लाख करके दिया ना 2,01,62, ये अखिल भारतीय स्तर पर बोला गया है, मतलब पूरे भारत को लेके। ये तो हम लोग छत्तीसगढ़ का डाटा पढ़ लिए, छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित किए हैं, है ना। और अगर वही भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछे कि भारत में अग्रिम अनुमान अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितना रुपए है, तो आपका हो जाएगा 2,01,62, ठीक है। देखो इसको याद करने का, 2,01,62 आपका भारत के परिप्रेक्ष्य में हो जाए प्रति व्यक्ति आय। और वही 2,01,62 तो कर लिया, अब यही 162 को ही 162 पीछे का डाटा लेके 870 जोड़ना है। 162,870 अगर लेंगे तो बन जाएगा वो छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। लॉजिक से याद करना भाई, जैसे योगेंद्र साहू सर जी पढ़ाते हैं ना लॉजिक से ट्रिक लगा के, वैसे ही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्न में से किस जिले में मक्का आधारित एथेनॉल प्लांट की स्थापना की जा रही है, ठीक है। जो मक्का है उससे एथेनॉल प्लांट बना रहे हैं मक्का से, है ना। तो वो कौन से जिले में है करके क्वेश्चन पूछ रहा है। ये भी आर्थिक सर्वेक्षण का ही डाटा है, ठीक है। तो अब ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है कबीरधाम, धमतरी, बस्तर, कोंडागांव, है ना। क्या बोल रहा है कबीरधाम, धमतरी, बस्तर, कोंडागांव। कई लोग एथेनॉल प्लांट को देख के सीधा बोल देंगे अरे भैया कबीरधाम होगा आंसर करके, है ना। कवर्धा में है जहां भोरम देव शक्कर कारखाना, सहकारी शक्कर कारखाना, तो लोग फट से इसको मार देंगे अरे भैया इसको भी तो पढ़ो, क्या लिखा है मक्का, और वो गन्ना के भूसी से बना हुआ एथेनॉल प्लांट है ना। और ये क्या बोल रहा है मक्का से आधारित एथेनॉल प्लांट की स्थापना कहां की जा रही है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोंडागांव। क्या हो जाएगा कोंडागांव। कोंडागांव में मक्का आधारित एथेनॉल प्लांट और गन्ने की भूसी पे आधारित जो एथेनॉल प्लांट है वो कहां पे है आपका भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया। ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ है पंडरिया द्वारा को जनरेशन ये सा की मात्रा है ना, सा है शक्कर का सा, जनरेशन पावर प्लांट में कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। जो हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी कारखाना है सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया, वहां पे कितने जनरेशन का पावर प्लांट को जनरेशन का पावर प्लांट में कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 14 मेगावाट, ठीक है 14 मेगावाट विद्युत। अब यहीं पे कुछ पॉइंट और नोट करने वाले हैं, जैसे कि देख लेते पहले राइट आंसर मार लो आप लोग, ठीक है
14 मेगावाट विद्युत का यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल में को जनरेशन कर रहे हैं, पावर प्लांट में मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, अब इसी ऑप्शन में और कुछ कुछ देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे 12 लिखा हुआ है तो ये भोरम देव जो 12 मेगावाट है कहाँ का है, भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना, सहकारी लिख लीजिएगा आप लोग, शक्कर कारखाना। ठीक है, कहाँ पे है ये, कवर्धा, कवर्धा को ही क्या बोलते हैं, कबीर धाम, है ना। अब उसके बाद 14 को तो बता दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी कारखाना में जनरेशन हो रहा है मेगावाट विद्युत का। अब 6 कहाँ का है, तो 6 है मां महामाया, मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना। अब ये कहां पे है, मां महामाया कहां पे है, अंबिकापुर, कहां पे है, अंबिकापुर। अब इसके बाद जो ये 3 है, अब ये 3 बज गया, अब ये 3 कहां पे मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, मां दंतेश्वरी, कहां पे, मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना, दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना। और ये कहां पे है आप लोगों का, बालोद, कहां पे है, बालोद। ठीक, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन चल रहे हैं सारे, और एक एक लाइन को मैंने समझाया है। अगर आप लोग एमसीक्यू नहीं देखेंगे तो आप ही लोग का लॉस है, तो एमसीक्यू पूरा कंप्लीट कीजिए आप लोग, क्योंकि पूरे लेटेस्ट डाटा है। और एक चीज, अभी हमारे यहाँ एडियो के टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, एडियो के क्या चल रहे हैं हमारे यहाँ, टेस्ट सीरीज, तो उसको भी ज्वाइन कीजिए, मात्र 99 रुपए में है, मात्र 99 रुपए में। जो लोग कोर्स उनको थोड़ा महंगा लगता है कि नहीं ले पाएंगे, वो भी बहुत वाजिब रेट में है, पर उनको लगता है तो आप जो एमसीक्यूज है ना उसको टेस्ट के माध्यम से कीजिए, तो आपको जल्दी जल्दी बनेंगे और लेटेस्ट डाटा है वो आप लोगों को मिलेंगे। और क्या चाहिए आप लोगों को, और कोर्स तो हमारे सर लोग कुछ कुछ जो डाटा है वो सारे को यूट्यूब में फ्री में आप लोग को उपलब्ध कराते हैं। अब आप लोग कितने यूट्यूब में एक्टिव रहते हो वो तो आप लोग ही जानोगे, बाकी एमसीक्यू सारे आईएमपी है, और आप लोग चाहते हो कि डिटेल में पढ़े तो कोर्स परचेस कर सकते हो आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इतने जो क्वेश्चन थे ना हमारे, तो मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जी से जो रिलेटेड योजनाएं थी, और आर्थिक सर्वेक्षण के डाटा, तो ये खत्म हो गया। जो पार्ट 1 हम लोग पहले किए थे, पहला जो वीडियो आया था उसमें, और ये दूसरे वीडियो में जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपका ये खत्म हो जाएगा। अब एक चीज, यहां से आरटीआई का भी आपका एक वीडियो आएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 का, है ना, सूचना का अधिकार 2005 का, तो उसके भी क्वेश्चंस आगे देख लेते हैं हम लोग। जो पार्ट 2 था उसको इसी वीडियो में ही कंप्लीट करा रही हूं, देख लीजिएगा। राज मैम, डॉली मैम, वीडियो देखिए तो थोड़ा, टाइमिंग देखिए तो कितना टाइम हुआ है, मतलब कितने टाइम तक का बना वीडियो, 23 मिनट का, तो इसी में ही कर दूं आरटीआई कंटिन्यू। हाँ ठीक है, इसी में कर देते, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। आरटीआई का भी हम लोग इसी में ही कर लेते हैं ना, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए आरटीआई के क्वेश्चन हम लोग लगभग ना 19 तो कर चुके हैं इसके पहले वाले में। ठीक है, अब आगे का इसमें कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये 19 नंबर का ही क्वेश्चन है, 19 नंबर का ही क्वेश्चन है। देखिए, इस अधिनियम के अधीन प्रथम अपील की कार्यवाही एक है। तो देखिए, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि प्रथम अपील क्या होता है। मान लीजिए आप लोक सूचना अधिकारी के पास अपील किए, लोक सूचना अधिकारी के पास अपील किया, अब लोक सूचना अधिकारी क्या करेगा, वो क्या करेगा, आपको जैसे आप इंफॉर्मेशन मांगे तो वो आपको दे दिया, आप उससे संतुष्ट नहीं हुए, तब आप प्रथम अपील लगा सकते हो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके पास। दूसरा, जब वो जो लोक सूचना अधिकारी है वो आपके जो इंफॉर्मेशन आप मांगे हो, सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगे हो, तो उसको अस्वीकृत कर दिया आपका जो आवेदन है उसको, तब आप वरिष्ठ अधिकारी को प्रथम अपील लगा सकते हो। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन प्रथम अपील की कार्यवाही एक है, क्या है, तो क्वेश्चन में देखते हैं ऑप्शन से। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया है, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ही लास्ट हुआ था, उस टाइम क्या हुआ था कि मौसम भी खराब था, तो बिजली भी चली गई थी, और जनरेटर जितने देर तक ऑन रहा उतने देर तक ऑन रहा, फिर उसके बाद वीडियो बंद हो गया था, तो उससे आगे कंटिन्यू कर रही हूं मैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हम लोग मार चुके थे कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कैसे है, पहले तो आप लोक सूचना अधिकारी के पास तो भेज ही दिए थे, है ना,
और प्रक्रिया करके वो आपको भेज दिया था, पर आप असंतुष्ट हो गए थे, है ना, तो आधी प्रक्रिया तो उधरी हो ही गई थी। या फिर वो आपका क्या किया था, सूचना ना देने से इनकार कर दिया था, अस्वीकृत कर दिया था, है ना। अब ये क्या करेगा, जब आप प्रथम अपील लगाओगे तो क्या करेंगे, ये आपका, आप जो अपील किए हो तो मेरे पास क्यों अपील किए, है ना, प्रथम अपील क्यों किए वरिष्ठ अधिकारी के पास, तो उसकी जानकारी किसको देंगे, जन सूचना अधिकारी को भी देंगे। तो ये सब एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में आ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इस अधिनियम के अधीन यदि आवेदन ने एक से अधिक विषय वस्तु हेतु आवेदन किया हो तो, देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर सूचना का अधिकार है तो हमको सूचना लेना है, तो मान लीजिए जैसे किसी को पीडब्ल्यूडी में लेना है, किसी को पीएचई में लेना है, या किसी को सरकारी क्षेत्र में लेना है कहीं पे, है ना, तो क्या किया, सब जगह आवेदन कर दिया, सब जगह मेरे को यहाँ से भी सूचना मिल जाए, यहाँ से भी सूचना मिल जाए, यहाँ से भी सूचना मिल जाए, ठीक है, सब जगह आवेदन कर दिया। तो उसी से रिलेटेड पूछ रहा है कि आप एक से अधिक विषय वस्तु पर, एक से अधिक जगहों पर आवेदन कर दिए सूचना के अधिकार के लिए, तो क्या होगा करके। ठीक है, तो ऑप्शन से देख लेते हैं। आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा बोल रहा है। ठीक है, तो आवेदन तो अस्वीकार तो नहीं करते हैं, आगे देखते हैं। आवेदन स्वीकार कर उसका निराकरण किया जाएगा, जी आवेदन को स्वीकार करके भी निराकरण करते हैं, पर आगे ऑप्शन में चलते हैं। आवेदन स्वीकार कर केवल उसके पहले विषय वस्तु का निराकरण किया जाएगा। ये बिल्कुल राइट बात है कि आवेदन स्वीकार कर लेंगे, आपने, मैंने जैसे बताया पीएचई में कर दिया, पीडब्ल्यूडी में कर दिया, और किसी और सरकारी क्षेत्र में कर दिया, तो तीनों जगह आपके आवेदन को स्वीकार करेंगे। ठीक है, स्वीकार करके रखेंगे, उसका निराकरण भी करेंगे, पर क्या करेंगे, प्राथमिकताएं होती हैं। प्राथमिकताएं कैसे, जो आप आवेदन किए हो तो कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा ज्यादा जरूरी है, तो वो वाला आवेदन को पहले स्वीकार करके उसका निराकरण करके आपको भेजेंगे। ऐसा नहीं कि तीनों जगह भेज दिए तो तीनों जगह से आपको आ जाएगा, है ना। तो आवेदन को स्वीकार कर केवल उसके पहले विषय वस्तु का निराकरण किया जाएगा, जहां पे पहले आवेदन गया है ना, वहां का पहले आपको निराकरण करके भेजेंगे। ठीक है, फिर वो मिल गया, फिर उसके बाद दूसरे जगह का, फिर उसके बाद तीसरे जगह का। ऐसा नहीं कि एक साथ भेजे तो एक साथ मेरे को मिल जाएगा, या एक साथ भेज दिया हूं तो आवेदन मेरे निरस्त कर देंगे क्या, तो ये सब चीज नहीं होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, समझ आ गया आप लोगों को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आरटीआई के तहत कौन सा निकाय दायरे में आता है। आरटीआई जो होता है उसमें कौन सा निकाय दायरे में आता है, मतलब आरटीआई के रूल कहां कहां पे लागू होते हैं, ऐसा करके पूछ रहा है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला बोल रहा है न्यायपालिका, दूसरा बोल रहा है राज्य सरकार, तीसरा बोल रहा है केंद्र सरकार, और तीसरा ऑप्शन बोल रहा है उपयुक्त तीनों। तो जी आरटीआई के तहत तीनों निकाय जो है दायरे में आते हैं, न्यायपालिका भी, राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी। तभी तो जैसे राज्य सरकार कुछ काम कर रही है ना, और आपको लग रहा है कि इस चीज के बारे में हमको जानकारी चाहिए कि कितने का क्या हुआ, कैसा हुआ करके, तो आप क्या करोगे, आरटीआई लगाओगे, सूचना का अधिकार लगाओगे, तब आपको सब चीज मिलेगा ना कि हाँ आपका विकास, मतलब आपके गांव का विकास इस तरीके से किया जा रहा है, ये सब चीज करके, है ना, सूचना का अधिकार मिलेगा, तभी तो जान पाओगे ना कि आप लोगों के लिए विकास के लिए कितने कार्य किए जा रहे हैं। और पहले क्या होता था, अंग्रेज लोगों के जमाने में वो लोग तो क्या बोलते, गोपनीय अधिकार लेके आ गए थे, गोपनीय अधिकार, कि उसके तहत क्या है कि अगर सरकार कुछ कर रही है तो उसके बारे में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, शहरी जो भी क्षेत्र के लोग हैं, उनको पता ही मत चले। तभी तो वो लोग पैसा यहाँ भारत का कहाँ भेज रहे थे, अपने देश में भेज रहे थे, है ना, गोपनीयता का कानून ला के। अच्छा कि सूचना का अधिकार लाया, आप लोग को कहीं से भी सूचना चाहिए तो इजिली ही आपको वहां का जो जानकारी है सूचना के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय सूचना के अधिकार आरटीआई के दायरों में छूट मिली है, आरटीआई के दायरों में छूट मिली है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखे थे, आरटीआई के दायरों में कौन सा निकाय आता है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, है ना, वो देखे थे, और न्यायपालिका आती है करके देख लिए थे। अब आरटीआई के दायरों में छूट मिली है, वो कौन कौन से निकाय हैं, वो कौन कौन से संस्थान है, उनको देख लेते हैं। तो पहला बोल रहे हैं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, तो हिंदी नाम है तो कई लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो क्या होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, क्या बोलते हैं, नारकोटिक्स। सुने होंगे ना, अभी तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से कितने फिल्मी अभिनेताओं को बुलाया जा रहा था जांच के लिए, देखे होंगे न्यूज में आप लोग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये सब, ये क्या है, खुफिया एजेंसी है, खुफिया एजेंसी। तो आप लोग को लगता है कि आरटीआई के दायरों में अगर ये आता तो कोई भी इंसान यहाँ पे डाल के सूचना का
अधिकार डाल के वहां से सूचना प्राप्त कर लेता, तो कैसी खुफिया एजेंसी हुई? तो है ना, खुफिया एजेंसी की बात खुफिया रहे तभी वो खुफिया एजेंसी है, इसीलिए इन लोगों को आरटीआई के दायरे में नहीं रखा गया है। ठीक है, अब अगला चलते हैं, प्रवर्तन निदेशालय। अब प्रवर्तन निदेशालय हिंदी नाम है, इंग्लिश में ईडी। ईडी छापामारी है करके बोला जाता है, सुनते होंगे आप लोग न्यूज में, है ना। ईडी, ईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रेट, है ना, ईडी शॉर्ट फॉर्म बस पता रहेगा तो भी जान डालोगे। प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी। अब ईडी कहीं पे छापा मारती है, कहीं छापा मारने के लिए जा रही है ना, अब आप बोलोगे सूचना का अधिकार लगा के सूचना पता कर ले, है ना, तो फिर ये भी तो एक खुफिया एजेंसी ही है, तो क्या खुफिया रहेगी फिर, है ना, इसलिए इसको भी आरटीआई के दायरों से छूट मिली हुई है। ठीक है, अब तीसरा दिया है अनुसंधान और विश्लेषण विंग। जो अनुसंधान और विश्लेषण विंग मतलब कि जहां रिसर्च चल रहे हैं, विश्लेषण चल रहा है किसी चीज का। एग्जाम्पल के लिए कोरोना जब आया था तो हमारे यहाँ रिसर्च चल रहा था कि उसका क्या मिले, वैक्सीन निकाल रहे थे, है ना। अब देखिए आप लोग अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं हम लोग, हमारा देश तरक्की करे, पर क्या अगला देश चाहेगा कि हमारा देश तरक्की करे? तो हम लोग जब रिसर्च करेंगे हमारे देश वाले लोग और पहले से बता देंगे इस चीज का रिसर्च हो रहा है, तो लोग अड़चन नहीं डालेंगे क्या दूसरे देश वाले लोग कि लोग इस चीज में आगे मत बढ़ जाए, ये मिसाइल चांद पे ना भेज दे, ये मिसाइल सॉरी ये वाला जो रॉकेट है उसको चांद पे ना भेज दे, ये वाला रॉकेट वहां सैटेलाइट वहां पे ना भेज दे सूर्य पे, ऐसा करके, ताकि हम, क्योंकि ये इन सब चीजों से देखा जाता है ना, सार्वभौमिक स्थिति से देखा जाता है कि भारत कितना उठ रहा है, तो कोई चाहेगा अगला देश कि भारत उठे करके, भारत आगे बढ़े करके। तो ये जो है रिसर्च सेंटर वाली बात, विश्लेषण विंग वाली बात, ये भी खुफिया एजेंसी में आती है ना। वही कोरोना काल का जो एग्जाम्पल लिया हम लोग, अगर वैक्सीन बना रहे करके पहले से बता देते तो जो दूसरा देश है, दूसरा देश कौन सा है वो आप लोग जान डाले होंगे, जो दूसरा देश है वो चाहता है क्या कि वैक्सीन बने, भारत के लोग बचे करके, चाहेगा क्या? तो ये सब चीजें, ये तीनों चीजें जो है वो खुफिया रखी जाती हैं। ठीक है, तो ये आरटीआई के दायरों में नहीं आती हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो को अच्छे से। उसके बाद अगला बोल रहा है आरटीआई के 4 स्तंभ क्या क्या है? आरटीआई के 4 स्तंभ होते हैं। इस क्वेश्चन से ही पता चल गया कि आरटीआई के कितने स्तंभ होते हैं, 4 स्तंभ होते हैं। तो क्या क्या होते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है पारदर्शिता, और दूसरा दिया हुआ है जवाबदेही, और तीसरा बोल रहा है पूर्वानुमानशीलता और भागीदारी, या डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन समझ लेते हैं। ठीक है, आरटीआई जो होते हैं उसके 4 स्तंभ होते हैं। तो पहला जैसे ऑप्शन दिया पारदर्शिता, पारदर्शिता मतलब कि जो चीज जैसा है वैसे ही आपको सूचना के अधिकार में सूचना के रूप में मिलेगा, है ना, उसमें कोई चीज छुपाया नहीं जाएगा, पूरी पारदर्शिता होती है, तभी तो लोग जान पाएंगे कि हाँ यहाँ पे हमारे क्षेत्र के लिए ये विकास के लिए कार्य चल रहे हैं और इतना डाटा, इतना पैसा, इतना ये सब चीज आया हुआ है करके। ठीक है, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण में पढ़ते हैं ना हम लोग, इतना पैसा आया था, फंड दिए थे इन चीजों को बनाने के लिए, वाटर सेट के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, किसी भी चीज के लिए। ठीक है, तो वही पारदर्शिता हो गई। जवाबदेही, अब देखिए वो लोग जवाब देते हैं, जवाबदेही सरकार होती है। आप जैसे पूछोगे सूचना का अधिकार डाले तो लोग जवाब के रूप में आप लोगों को जो आपका आवेदन है उसके थ्रू सूचना का अधिकार देते हैं, तो जवाबदेही होती है जो आरटीआई है वो। पूर्वानुमानशीलता और भागीदारी, तो जी हाँ, ये पूर्वानुमानशीलता और भागीदारी के साथ साथ लोगों का क्या करने, उनको सूचना देने का काम करती है कि हाँ ऐसा हुआ, मतलब ऐसा होगा विकास की स्थिति में, तो इतना जो अनुमान लगाए थे ये राशि होगी, ऐसा करे, पूर्वानुमान लगा के आपको सूचना के अधिकार के रूप में आप आवेदन किए हो तो सूचना के रूप में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये उनकी भागीदारी होती है और पूर्वानुमानशीलता होता है। तो ये इनके 4 स्तंभ हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, उपयुक्त सभी डी ऑप्शन मार लीजिएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं, एक व्यक्ति कितने बार आरटीआई लगा सकता है? एक व्यक्ति कितने बार आरटीआई लगा सकता है? ठीक है, तो क्वेश्चन में के ऑप्शन देखते हैं। एक ही संगठन में 2 बार, एक संगठन का बात कर रहे हैं ना, जैसे एक ठो किसी संगठन है ना, वहां पे वो आरटीआई लगा रहा है, तो कितने बार वहां पे लगा देगा आरटीआई, उस चीज को इसमें पूछ रहा है। तो ऑप्शन, एक ही संगठन में 2 बार लगा लेगा, या एक ही संगठन में 1 से अधिक बार लगा लेगा, या सी बोल रहा है एक ही संगठन में 1 से अधिक 3 बार लगा लेगा, या डी ऑप्शन बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वो एक ही संगठन में 1 से अधिक बार लगा सकता है आरटीआई। कैसे? मान लीजिए जैसे एक बार आरटीआई लगाया तो निरस्त कर दिए, अब निरस्त कर दिए तो फिर दूसरी बार लगाएगा, वो किस रीजन से निरस्त किए, अस्वीकृत किए करके, है ना। और उसके बाद मान लीजिए जैसे आरटीआई लगाया था, उसको भेजे थे जवाब,
उसको भेजे थे सूचना पर उसे संतुष्ट नहीं तो फिर लगाएगा आरटीआई, है ना। या फिर कभी कभी क्या होता है समय अवधि से ज्यादा हो जाता है तो उसके पास नहीं पहुंची तो फिर से लगा लेगा, वो जब तक संतुष्ट नहीं होगा तब तक लगा सकता है आरटीआई, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें बोल रहा है केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित है, केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, आरटीआई 2005 एक्ट देख रहे थे, है ना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, जो नेक्स्ट लेक्चर चलेगा वो किसका चलेगा, केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित चलेगा। तो वो भी बहुत आईएमपी है, बहुत ही आईएमपी डाटा है, पूरे लेटेस्ट डाटा रहेंगे। केंद्रीय सूचना आयोग का आएगा इसका अगला जो आएगा ना लेक्चर, वो तो उसको भी जरूर अटेंड कीजिएगा। अब इसमें पूछ रहा है केंद्रीय सूचना आयोग जो है वो किससे संबंधित है, वो कौन सा आयोग है। तो पहला बोल रहा है वैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग है, अवैधानिक आयोग है, अस्वतंत्र निकाय है। तो देखिए सूचना का आयोग पढ़ाते वक्त ही मैंने बोला था कि जो सूचना का आयोग लाया गया है वो कानून के माध्यम से लाया गया, वो संविधान में नहीं था, संविधान में लिखित नहीं था, उसको कानून के माध्यम से लाया गया। तो वो क्या हो जाएगा आपका, वैधानिक आयोग हो जाएगा। अगर संविधान में लिखित रूप से होता तो क्या हो जाता, संवैधानिक। पर ये इसको कानून बना के लाए, एक समिति गठित किए थे शिवरायन करके, है ना। और पूरा चीज मैंने पढ़ा चुका है, उसको पूरा देखिएगा अच्छे से, पूरा दिमाग में घुस जाएगा आरटीआई क्या होता है, कैसे होता है, किस समिति के थ्रू लाए थे, कौन से डेट में लाए थे, कौन से डेट में पूरे राज्य में स्थापित किए थे, अच्छे से पूरा घुस जाएगा। कोई थ्योरी देखने की जरूरत नहीं, किसी भी राइटर का बुक पकड़ने की जरूरत नहीं। एक बार एमसीक्यू लगा लीजिए, एक बार एमसीक्यू देख लीजिए, कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए कि मैम ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये वाला थोड़ा बताओगे क्या करके। तो मैं जो भी लेक्चर पढ़ाऊंगी उसमें उस चीज को मेंशन कर दूंगी आपके नाम के साथ, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, वैधानिक आयोग। और एक चीज यहाँ पे जैसे एक ऑप्शन दिया अस्वतंत्र निकाय, तो केंद्रीय सूचना आयोग है वो स्वतंत्र आयोग है। कैसे स्वतंत्र है, वो अपने कार्यों को करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अस्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र निकाय है, ठीक है। वैधानिक है, कानून द्वारा लाया गया है, और स्वतंत्र निकाय है। तो इसमें हम लोग जो आरटीआई का हम लोग का जो क्वेश्चन बच गया था, है ना, टॉप 25 एमसीक्यू करने वाले थे, तो 19 तक बस हुआ था। तो उसके आगे के जो है आरटीआई के वो क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गए। और जो प्रधानमंत्री वाला जो हम लोग देख रहे थे, है ना, जितने भी योजनाएं लाए हैं, मुद्रा योजना, उसका भी जो आधा क्वेश्चन बच गया था वो इसमें कंप्लीट है। जरूर इस वीडियो को देखिएगा, जरूर देखिएगा, ये बहुत लेटेस्ट डाटा है जो आपके परीक्षा से बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे पता है कि मैंने इसमें मेहनत किया हुआ है, वो चीज आप लोगों को दिखेगा, आप लोग जरूर इसको देखिए, ये डाटा बहुत ही आईएमपी है। अब अगले लेक्चर के लिए फिर मिलते हैं बाद में।